Hi guys, welcome to yet another lecture of Business Communication CACET। आज का टारगेट है कि हम लिसनिंग स्किल्स का जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है वो ख़त्म करेंगे और बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का एक सीरीज़ ले लेंगे। आई थिंक वी स्टॉप्ड एट डी सीरीज़ इन द लास्ट लेक्चर, वील स्टार्ट विद ई सीरीज़ विच इज़ अ वेरी स्मॉल सीरीज़। तो आज का गुड न्यूज़ ये है कि हम ट्राई करेंगे कि लेक्चर थोड़ा छोटा सा हो, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया फर्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स में। थोड़ा सा 1 आवर के ऊपर गया, 1.25 घंटे तक गया, बट आप लोगों ने होपफुली अच्छे से सुना होगा एंड आई होप कि आप लोग अभी अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे एंड लिंक बराबर बैठेगा। बट बिफोर वी मूव, एज ऑलवेज, जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आज हम उसको फट से रिवाइज कर लेते हैं अगेन। तो हमने स्टार्ट किया था एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग से। एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग, मैडम, एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग इज मोर और लेस द सेम थिंग, मीन्स कि आप फुली प्रेजेंट हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। एंड उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ लिसनर्स। टाइप्स ऑफ लिसनर्स थे मैम एक्टिव लिसनर्स, पैसिव लिसनर्स, नॉन लिसनर्स, इवैल्यूएटिव लिसनर्स एंड मार्जिनल लिसनर्स। एक्टिव लिसनर्स में जो एक्टिवली लिसन कर रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, वो एक्टिव लिसनर्स है। पैसिव लिसनर्स इज ऑपोजिट ऑफ एक्टिव लिसनर्स, जिनका कोई ध्यान नहीं है। पैसिव लिसनर्स आर नॉट इवन एक्चुअली लिसनिंग, दे आर ओनली हियरिंग। नॉन लिसनर्स, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं सब्जेक्ट में, दे ओनली प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड, सेइंग कि हाँ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, आई अंडरस्टैंड, दे प्रिटेंडिंग टू लिसन टू यू। मार्जिनल लिसनर्स में था, मार्जिनल लिसनर्स में भी प्रिटेंडिंग हो रहा था कि वो लोग प्रिटेंड कर रहे थे सुनने का, बट डिफरेंस था इसमें कि वो लोग इम्पेशेंट कैटेगरी के थे, जो लोग जिनको सिर्फ MCQ से मतलब था। इवैल्यूएटिव लिसनर्स, जासूसी गर्लफ्रेंड, जो आप एग्जैक्टली एक एक चीज़ बोल रही है, मैं कितने डॉट से इमोजी भेजा कि नहीं भेजा, वो इवैल्यूएटिव लिसनर्स हैं। देन उसके बाद हम आए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर्स, जो कि एक छोटे से पैराग्राफ में समराइज किया हुआ था कि वो लोग सीरियस हैं अपने गोल को लेके, वो लोग प्रॉपर्ली इन्वॉल्व रहते हैं आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग था इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस। मैं चाहती हूँ कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ, बट लैंग्वेज मेरी प्रॉपर, मतलब लैंग्वेज का बेस स्पीकर और लिसनर का बराबर नहीं है, इसलिए एक्टिव लिसनिंग नहीं हो पा रही है। पार्शियल लिसनिंग में बराबर से पूरी चीज़ें सुन नहीं रही हूँ। डिसइंटरेस्टेडनेस, मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। प्री जजिंग द स्पीकर और द स्पीच में चंपू बन के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास देना आई हूँ। Negativity towards the speaker, I insulted you, so that negativity is going on in your head. डिफिडेंस मतलब हार मान लेना, ओवर एंथुजियाज्म और इंटॉलरेंस, बार बार स्पीकर को रोकना और उसकी बात बराबर से सुनना नहीं। डीप रूटेड बिलीव्स, दादी और मम्मी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग थे कि स्टॉप टॉकिंग और टॉक लेस एंड लिसन मोर। प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन, आप सारे डिस्ट्रैक्शन सुनने के पहले से हटा दो, स्पीकर को ईज पे कर दो, स्पीकर को कंफर्टेबल रखो, डिस्ट्रैक्शंस अपने हटा दो, रंगोली मत बनाओ, कार्टून मत बनाओ लेक्चर सुनते सुनते। एम्पैथेटिक रहो, समझने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। पेशेंट रहो, पॉज इज़ नॉट इक्वल टू द एंड ऑफ द लेक्चर, अगर कोई पॉज ले रहा है तो उसको टाइम दो। पर्सनल प्रेजुडाइज हटा दो, उसके आर्म मूवमेंट्स के, उसके कलर से, उसके सबसे उसको जज मत करो। टोन और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भावनाओं को समझो, शब्दों में मत जाओ, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पे ध्यान दो। यहाँ पे हमने कल लिसनिंग स्किल्स का पार्ट एंड किया था, बहुत छोटा सा पार्ट अभी बचा है, वी विल क्विकली गेट डन विद दैट ऑल्सो। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग में अगेन ऊपर हमने बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग भी पढ़ा, या जो भी है उसका ऑपोजिट है कॉमन सेंस अपना यूज़ करिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट टू यू, बट सिंप्लीफाई इट फॉर योर सेल्फ। पहले खुद सोचिए, फिर एक एक पॉइंट सुनिए और समझिए, तो आपके कॉमन सेंस के थ्रू आप सेल कर पाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। ओके, प्री कंसीव्ड आइडियाज़ और बायस, अगेन वही कि मैंने आपको इंसल्ट कर दिया था तो आपने अज्यूम कर लिया कि मैं अकड़ू हूँ, मैं सड़ू हूँ। प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं कि इंटरकास्ट मैरिज गलत होती है, तो आप प्रॉपर्ली लिसन नहीं कर पा रहे, तो वो बैरियर हो जा रहा है इफेक्टिव लिसनिंग में। इंटरप्टिंग आप देखोगे ऊपर तो ओवर एंथुजियाज्म से जाता है। इंटरप्टिंग, आप बार बार स्पीकर को इंटरप्ट करोगे तो उसका फ्लो टूटेगा और आप बराबर से सुन नहीं पाओगे वो क्या कहना चाहते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियसली मैंने आपको इंसल्ट किया था तो आपके दिमाग में वही नेगेटिविटी घूम रही थी, इसलिए आगे भी आप एक्टिवली लिसन नहीं कर पा रहे थे। प्री ऑक्यूपेशन, व्हेन वी हैव अ लॉट ऑन आवर माइंड्स। प्री ऑक्यूपेशन मतलब आज ही आपका ब्रेकअप हुआ है एंड अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हो, तो आप बराबर से, आपका माइंड बराबर नहीं, आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, क्यों मुझे वो छोड़ के चली गई, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। तो आपका लेक्चर में माइंड नहीं जा रहा है, क्योंकि माइंड आपका ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है अपने ब्रेकअप को लेके। हैविंग अ क्लोज्ड माइंड, क्लोज माइंड मतलब स्टीरियोटिपिकलिटी, जो कि मैंने आपको दादी और मम्मी का एग्जांपल दिया था कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए और एक ही प्यार एक ही बार होता है, मोहब्बत एक ही बार होती है, ये सब चीज़ों को लेके क्लोज्ड माइंड है। तो आप बराबर से ओपन व्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, जो ओपन व्यूज़ हैं उनको आप एक्टिवली लिसन नहीं कर पाओगे। Bringing in emotions. Emotions affect barriers to effective communication. Listener's senses are not likely to be functioning at their optimum when he or she is angry.
Likewise, it is not possible to understand or appreciate what the speaker is saying if the listener is excessively sad. Like I said कि आपका ब्रेकअप हो गया है, आपका मन ही नहीं है, आप बहुत दुखी हो, तो आपका क्या ध्यान लगेगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन में लिसनिंग क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, करस्पॉन्डेंस क्या है, आपको कोई मतलब नहीं है. यू आर सो सैड. या फिर अभी आपका झगड़ा हुआ है मम्मी के साथ, मम्मी ने आपको बहुत ज़्यादा डांट दिया और फिर उसके बाद ही आपकी क्लास सुन रहे हो आप, तो आपका माइंड बराबर से स्टेबल नहीं है, आप बहुत सारे इमोशन से जूझ रहे हो, तो आप बराबर से फोकस नहीं कर पाओगे. ओके, नॉइज़ इज़ अ मेजर बैरियर. कि आपको याद है मैंने गोवा की स्टोरी जो हम बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया कि नॉइज़ इज़ अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. तो नॉइज़ इज़ ऑल्सो बैरियर टू लिसनिंग. आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो पर पीछे से ठक 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 कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है, कंटिन्यूस हॉर्न की हॉकिंग हो रही है, एम्बुलेंसेस के साइरेंसेस बज रहे हैं, तो आप चाह रहे हो सुनना बट फिर भी आप नहीं सुन पाओगे क्योंकि फालतू की आवाज़ें, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है और वो बैरियर बन रही है आपकी इफेक्टिव लिसनिंग के इसमें. फेकिंग अटेंशन जैसे कि हमने वो बॉयफ्रेंड के इसमें भी एग्जाम्पल दिया था, हाँ अच्छा ऐसे कर रहे हैं, या आप नीचे अपने डेस्क के नीचे से फ़ोन यूज़ करें और मैडम को हाँ मैडम सही बोल रहे हो मैडम, हाँ मैडम समझ गया मैडम, तो दैट इज़ फेकिंग अटेंशन. मतलब आप अटेंशन नहीं दे रहे हो बट आप दिखावा कर रहे हो कि आप प्रॉपर्ली सुन रहे हो और आप अटेंशन दे रहे हो. ये काफ़ी बार ऑफेंसिव हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको गर्लफ्रेंड के केस में बताया था, वो सनक गई थी कि तेरे को समझा ही नहीं कि मैंने पिंक ड्रेस और वाइट पोल्का डॉट बोला था ऊपर से, आप फेक कर रहे थे अटेंशन, तो सामने वाले के लिए वो चीज़ ऑफेंसिव हो जाती है. नेक्स्ट इज़ बिकमिंग इमोशनल. अगेन सेम चीज़, अगर आप इमोशनल हर चीज़ को पर्सनली लोगे, एंगर वे में लोगे, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दे दी और आप वो बार बार उस चीज़ से इरिटेट हो रहे हो, तो वो आपको ही बैरियर बनेगा इफेक्टिव लिसनिंग में. और वही अगर आप समझ लोगे कि मैडम तो सिर्फ क्लास की भलाई के लिए, कॉन्सेप्ट की भलाई के लिए बताती है, तो सुन के सिर्फ एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लेना है, तो आप बराबर लिसन कर पाओगे. To avoid jumping to conclusion, it may be helpful for the listener to wait until the speaker is finished before responding. Again मैंने जैसे कि आपको बोला कि CSCET, मैंने आपको बोला कि आप कॉमन सेंस यूज़ करो, आप कॉमन सेंस से पढ़ के देखो तो आपके लिए बर्डन ईजी होगा. बट आपने ये प्रिज्यूम कर लिया कि मैडम तो बोल रही मैं पढ़ाऊँगी नहीं, तुम अपने कॉमन सेंस से पढ़ो. और वही अगर आप रुक जाते थोड़ा टाइम और आप ये बात को समझते कि मेरा कहने का मतलब तो ये है कि आप अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करिए, मैं आपको एक एक वर्ड भी समझाऊंगी, बट मेरे ये बोलने के पहले ही आप कंक्लूजन पे आ गए कि मैडम तो समझाने की चाह ही नहीं है, मैडम तो चाहती ही नहीं है समझाना, मैडम तो सब हमारे ऊपर बर्डन डाल रही है. वो बोल रही है कि कॉमन सेंस से सब काम किया जाए. डिस्ट्रैक्शन वेरी इजी. आप बार बार लेक्चर सुन रहे हो और बार बार व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं पीछे से, आपको फीफा खेलने की इच्छा हो रही है, फीफा खेल रहे हो, आप दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व हो, आपका दिमाग कहीं और है, आप कोई और वे में डिस्ट्रैक्टेड हो, तो आप इफ़ेक्टिवली लिसन नहीं कर पाओगे. ओके, सो दिस वाज बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग. गिव मी अ सेकेंड. गिव मी अ मिनट. ओके गाइस, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ के जो थोड़े बहुत चैप्टर्स. हमने डी सीरीज़ ख़त्म की थी अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम है. डोंट वरी, आई स्टिल एंड दिस लेक्चर जल्दी कंपेयर टू अदर लेक्चर्स, काफ़ी जल्दी मैं जोड़ दूँगी. आज हम ई सीरीज़ करते हैं आज पूरी कंप्लीट. उसके बाद वील ट्राई टू गेट डन विद द एफ सीरीज़ ऑल्सो. थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं बट वील ट्राई टू गेट इट डन विद द एफ सीरीज़. लेट्स सी, पहले ई से तो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो ई से है अर्नेस्ट मनी. अर्नेस्ट मनी earnest money, a refundable security in the form of demand draft or bank guarantees to keep off non-serious applying applicants usually for tender. टेंडर क्या होता है कि गवर्नमेंट इनवाइट करती है कि आप अगर ये सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप आइए प्लीज़ अपना कोटेशन दीजिए कि आप इतने सर्विस में प्रोवाइड करेंगे और सारी डिटेल्स के साथ भर के दीजिए. बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए टेंडर भर देते हैं कि तो देख लेते हैं यार, भर लेते बाद में देखेंगे. तो इससे ना जो टेंडर जिसने मंगाया उसका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग इज कि आप जब टेंडर भर रहे हो अपना, तो आप एक अर्नेस्ट मनी भी भरोगे. अर्नेस्ट मनी जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो बाद में आपको रिफंडेबल हो जाएगा अगर आपको टेंडर मिल जाता है या नहीं भी मिलता है तो. बट दिस इज जस्ट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जिससे ये इंश्योर होता है कि जो सीरियस एप्लीकेंट्स हैं वो ही आए इसके अंदर. ओके, सो दिस इज अर्नेस्ट मनी. नेक्स्ट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इटसेल्फ मीन्स कि जब भी हम सेल्स माइनस कॉस्ट करते हैं तो उसमें अगर हम इंटरेस्ट और टैक्स हटा के, इंटरेस्ट और टैक्स बिना माइनस के जो हमारी अर्निंग्स आती है, दैट इज कॉल्ड एज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स.
अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब जो भी सेल्स और कॉस्ट में जब हम इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करते, टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इंक्लूड नहीं करते हैं कॉस्ट में, मतलब उनको हम माइनस नहीं करते हैं सेल से, तो जो अर्निंग्स आती है दैट इज़ EBITDA, दैट इज़ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड interest, depreciation, tax and amortization. Economies of scale. Economies of scale refer to the benefit that larger production volume allow fixed cost to be spread over more units. Larger volume मतलब fixed cost जैसे आपको पता होगा कि standard रहती है. अब अगर मैं 100 यूनिट बना रही हूँ तो सपोज मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपये है, और अगर मैं 10 यूनिट बना रही हूँ तो पर यूनिट पे 10 रुपये का फिक्स्ड कॉस्ट चढ़ते जा रहा है. ओके, एक यूनिट पे 10 रुपये का कॉस्ट बढ़ते जा रहा है. और वही अगर मैं 10 यूनिट्स की जगह 50 यूनिट बना रही हूँ तो पर यूनिट पे 2 रुपये का कॉस्ट चढ़ रहा है. और 50 की जगह मैं 100 यूनिट्स बना रही हूँ तो पर यूनिट पे सिर्फ 1 रुपये का कॉस्ट पड़ रहा है. तो मतलब मैं जितना ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाती जाऊँगी उतना फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन कम होते जाएगा. तो व्हेन वी एक्सपैंड द प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. Next is ED, Enforcement Directorate, that looks into violations involving foreign exchange. Foreign exchange की तरफ जो भी violations होते हैं, जो उनका breach होता है, जो लोग उसके regulations नहीं follow करते, तो वो Enforcement Directorate के इसमें आता है. Encumbrance, some liability which is attached to property and thereby imposes a burden on the owner. हम कभी कभी जैसे लोन लेना है तो हम प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते, कोलैटरल, रिमेंबर वी स्टडीड इन द C सीरीज. तो अगर दैट इज़ एन एनकम्ब्रेंस, वो कोलैटरल दैट इज़ एन एनकम्ब्रेंस टू द प्रॉपर्टी, दैट इज़ एन एडिशनल बर्डन टू द प्रॉपर्टी. तो अगर वो प्रॉपर्टी कोई और ओनर लेता है तो वो उस बर्डन के साथ लेता है कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी बैंक लोन में मॉर्गेज्ड है. सो दैट इज़ द लाइबिलिटी दैट जो हमने मॉर्गेज की थी, वो प्रॉपर्टी जो एज अ कोलैटरल रखी थी, वो एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि वो ओनर पे पास होगी. सो दैट इज़ कॉल्ड एज एनकम्ब्रेंस. Endorsement, a writing on the back of bill of exchange and order check authorizing the bank to pay the bearer or a specified person. आप जब भी एक चेक इशू करते हो या जब भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हो तो उसके पीछे आप अपना नाम लिखते हो कि एंडोर्समेंट हो रहा है, ये चेक यहाँ से मैं एक बैंक को दे रहा हूँ या एक पर्टिकुलर पार्टी को एंडोर्स कर रहा हूँ. तो आप अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पीछे अपना नाम लिखते हो कि दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड बाय मी एंड आई एम द वन हु इज एंडोर्सिंग इट. एंटरप्रेन्योर मतलब आजकल जो भी स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, जिनके पास नए आइडियाज़ है. एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस वेंचर, समवन हु रिकॉग्नाइजिंग परस्यूज अपॉर्चुनिटीज दैट मे नॉट सी एज क्लियरली. मतलब जो आजकल स्टार्टअप है, जो लोग बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ निकाल के आ रहे हैं कि कुछ नया सोच लिया कि ये सब है नहीं अभी, और वो सिर्फ आइडिया के बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो लोग ये सब स्टार्ट करते हैं उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर्स. ओके, EPS इज अर्निंग पर शेयर. ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा. अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स हमें देखनी रहती है. तो जो भी प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है डिवाइडेड बाय जब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं तो हमें EPS मिलता है, दैट इज अर्निंग पर शेयर. ओके, एस्क्रो, अ लीगल डॉक्यूमेंट केप्ट इन द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी टेकिंग इफेक्ट और मेड अवेलेबल ओनली व्हेन सम कंडीशंस सैटिस्फाइड बाय सम पीरियड और सम पीरियड ऑफ टाइम हैज़ इलैप्स्ड. एस्क्रो क्या होता है? जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग्स में मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, आप मेरे से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो एक थर्ड पार्टी रहती है जो कि आपने जो पैसे बेचने के लिए रखे हैं, मतलब आप मुझसे अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो ऑफकोर्स आपको पैसे लगेंगे, तो आप वो पैसे थर्ड पार्टी को दे देते हो. तो उससे मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे पैसे हैं, तो मैं अब अपनी प्रॉपर्टी पे काम करना चालू कर सकता हूँ या आपको इंस्पेक्शन के लिए दिखा सकता हूँ. तो वो इट्स अ सेफगार्ड मनी केप्ट विद अ थर्ड पार्टी, उसको बोलते हैं एस्क्रो. एस्क्रो अकाउंट भी आपने सुना हुआ होगा. ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, कभी भी अगर कोई स्टॉक ऑप्शंस इशू हो रहे हैं तो उसमें पहले अगर एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया जाता है कि आप पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. ओके, एस्टिमेट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ अ टोटल कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क. जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या एस्टिमेट है, कितना खर्चा आएगा, इसका एस्टिमेट कॉस्ट बता दीजिए, आप मोटा मोटी बता दीजिए ना. जब हम बोलते हैं कि मोटा मोटी बता दीजिए इसमें कितने पैसे लगेंगे, या मोटा मोटी बता दीजिए कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा ये काम, उसको बोलते हैं एस्टिमेट. कि कितना खर्चा लगेगा, कितना समय लगेगा, उसको बोलते हैं हम एस्टिमेट. एविडेंस, टेस्टिमोनी, डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंटेड एट ट्रायल टू प्रूव अ फैक्ट. एविडेंसेस कि ऑफ कोर्स जैसे मैंने तुमको बोला कि तुमने मर्डर किया बट उसका कोई एविडेंस नहीं, और एविडेंस के बिना तो कोर्ट मानेगी नहीं. तो एविडेंस प्रूव हो रहा है कि हाँ तुम्हारा ब्लड सैंपल मैच हो गया, या तुमने कोई प्रूफ छोड़ दिया, जैसे CID में दिखाते कि आपने प्रूफ छोड़ दिया था, यहाँ पे आपकी थंब प्रिंट्स थी, फिंगरप्रिंट्स थी. दैट इज़ एविडेंस कि जिस चीज़ से प्रूफ होता है कि ये क्राइम हुआ था या ये डिफ़ॉल्ट हुआ था.
Ex gratia, some action, normally the payment of money taken where there is no legal necessity to do so, where some moral obligation is recognized. मतलब जहाँ पे लीगल नेसेसिटी नहीं है करने की. अब जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, तो आपने खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, तो वो लीगल नेसेसिटी है, वो ऑब्लिगेशन है कि आपने ऑर्डर किया, आपने खाना किया, तो आपको पे करना पड़ेगा बिल. अगर आपने पे नहीं किया तो वो सामने वाला आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है. बट वो टिप अगर आपने नहीं दी वेटर को, तो क्या सामने वाला आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा? तो मेरे को टिप नहीं दिया, मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा. नो, दैट इज आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट इज आउट ऑफ योर लीगल ऑब्लिगेशन. मतलब लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उस चीज़ को देना, वो सिर्फ आप अपने मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए कि हाँ वो वेटर ने हमें सर्व किया, हमें अच्छा फील कराया, तो हम उसको टिप देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एक्स ग्रेशिया. एक्स ग्रेशिया मतलब आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आउट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन आप वो चीज़ करो, नॉट आउट ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन. ओके, नेक्स्ट इज एक्स पार्टे, डन फॉर एट द रिक्वेस्ट ऑफ वन साइड इन अ केस ओनली विदाउट प्रायर नोटिस टू अदर साइड. मतलब अगर आपकी हियरिंग है और आपको बुलाया गया है कि आप आओ डिस्कस करो, आप पहली हियरिंग में भी नहीं आए, दूसरी हियरिंग में भी नहीं आए, तीसरी हियरिंग में भी नहीं दिया, आपने कोई रीज़न भी नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं आ पाया यहाँ पे. उसके बाद एक्स पार्टे ऑर्डर पास होता है, आपको बताया जाता है कि आफ्टर थर्ड हियरिंग, अगर आपकी थर्ड हियरिंग में भी एब्सेंस होती है तो हम उसके बाद एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर लेंगे. मतलब आपको बिना बताए ही ऑर्डर पास कर लेंगे. क्यों? क्योंकि आप हियरिंग में आ ही नहीं रहे हो. उसके बाद एक्स चेकर. एक्स चेकर इज़ अ ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट. ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे भी सारे टैक्सेस और जो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ है, जहाँ सब स्टोर होते हैं, उसको बोलते हैं एक्स चेकर, उसको बोलते हैं ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट. एक्स डॉक, शिप और वेयर हाउस, द प्राइजेज विच exclude all expenses after all the goods have been delivered on the docks, the side of the ship at the designated warehouse. दो टाइप के खर्चे हो सकते हैं कि आप बोलोगे जब हम इंपोर्ट कराते हैं या कुछ भी ट्रांसपोर्ट कराते हैं, अगर बाई चांस हम शिप से कराते हैं, तो एक होता है कि आप बोलोगे कि भैया शिप का जो पोर्ट है, जहाँ पे शिप्स ख़त्म होती है, जहाँ पे लैंड होती है, वहाँ पे आप उसको डिलीवर करा दो. एक ये होता है, इसको बोलते हैं एक्स डॉक. एक होता है कि नहीं, मेरे फैक्ट्री तक मुझे चाहिए या फिर मेरे घर तक मुझे चाहिए, एक वो होता है. तो जब वहाँ तक के खर्चे इंक्लूड होते हैं ना, कि सिर्फ डॉक तक हम पहुँचा देंगे, जहाँ पे शिप स्टे करती है उसको हम बोलते हैं डॉक. जब हम डॉक तक के खर्चे पकड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्स डॉक. जब उसके ऊपर के खर्चे, घर तक लाने के खर्चे फिर उसमें ऐड होते हैं, एक्स डॉक मतलब सिर्फ हम डॉक तक लाके आपका सामान छोड़ देंगे. उसके बाद एग्जीक्यूटर, पर्सन नेम्ड इन द विल ऑफ द डिसीज टेस्टेटर टू एडमिनिस्टर कैरी आउट इट्स प्रोविजंस डायरेक्शंस. एग्जीक्यूटर मतलब विल आपको पता होगा कि अगर कोई डिसीज़ होता है, मतलब कोई डेड हो जाता है इंसान, तो वो पहले से विल बना लेता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, उसको मिलेगी. तो वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, एग्जीक्यूट मतलब एक बोलते हैं ना पर्सन इन चार्ज, जो कि विल के अकॉर्डिंग सब काम करेगा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर. ये बंदा है जो सारा काम विल के अकॉर्डिंग करेगा. ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न. द रिटर्न एन इन्वेस्टर माइट एक्सपेक्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट. मतलब एक्चुअल रिटर्न अलग है. अगर आप किसी चीज़ में पैसे लगा रहे हो, सपोज आप शेयर्स ले रहे हो किसी कंपनी, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये कंपनी, प्रीवियसली आपने स्टडी कर लिया, सब स्टॉक एक्स पे देख लिया, आपने एस्टिमेट किया कि ये कंपनी 10 रुपये का रिटर्न देगी और फिर आपने उसमें पैसे लगाए. एक्चुअल रिटर्न और 9% भी हो सकता है, एक्चुअल रिटर्न 2% भी हो सकता है, एक्चुअल रिटर्न 15% भी हो सकता है. एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब जब आप पैसे लगा रहे हो, जब आप वो शेयर्स खरीद रहे हो, तब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी. दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न. Okay, extrinsic value, the amount by which the market value of an option exceeds the amount that could be realized if the options were exercised. And मतलब market price से the amount by which the option exceeds the market price, मतलब market price कितना ज़्यादा है option का. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा technical है, so they don't expect you, like I said, to have an in-depth knowledge. ऑप्शंस वगैरह ये सब एक प्रॉपर लॉन्ग लेंथ चैप्टर होता है. तो जितना मार्केट प्राइस कितना ऊपर है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू. ओके, ई सीरीज़ ख़त्म हो गई. आई थिंक वी कैन स्टिल फिनिश ऑफ विथ एफ सीरीज़. तो भी शायद आधे घंटे का ही लेक्चर होगा, एंड आधा घंटा तो आप सुन ही सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर. ओके, सो एफ कर लेते हैं हम एक बार का ख़त्म. ओके, वील फिनिश ऑफ विद द एफ सीरीज़ एंड वील वाइंड अप द लेक्चर. आई प्रॉमिस, नो धोखा इस बार. ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमने लिसनिंग स्किल्स बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं समझाने के लिए, इसीलिए हमारे पास अभी टाइम है. तो हम एफ़ कर लेते हैं. इसके बाद भी, एफ़ के बाद भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है. ओके, सो फेस वैल्यू मतलब
सिक्योरिटी के फेस पे ऊपर ऊपर की कितनी वैल्यू लिखी होगी, आपने सुनी होगी कि कंपनी फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 20 पर शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 100 पर शेयर। फेस वैल्यू मतलब सिक्योरिटी के फेस पे ऊपर ऊपर पे कितनी वैल्यू लिखी हुई है। ये मार्केट वाली की जितनी हो सकती है, मार्केट वाली से ऊपर हो सकती है, मार्केट वाली से कम हो सकती है। इसका कोई वो नहीं है कि मार्केट वैल्यू उसकी जितनी ही होनी चाहिए। ओके, फेस वैल्यू मतलब सिक्योरिटी के ऊपर कितनी वैल्यू लिखी हुई है। फैक्टर, अ मर्केंटाइल एजेंट who deals in his own name but enjoys the right to hold and dispose of the goods on behalf of the principal at pre-negotiated terms. Factor मतलब जैसे हम बोलते हैं ना फ्रेंचाइजी ले लेना किसी चीज़ की, मतलब फ्रेंचाइजी ले लेना जो खुद के नाम पे कर रहा है, या फिर किसी के गुड्स हम लेके बेच रहे हैं तो वो खुद के नाम पे कर रहा है कि हाँ ये गुड्स मैं बेच रही हूँ, बट जो उसके टर्म्स है कि कितने पे बिकेंगे, कितने बेच सकता है, तू क्या कर सकता है, वो सब प्री डिसाइडेड रहेगा जिसने वो गुड्स बनाए हैं उसको लेके। तो मैं जो बेच रही हूँ मुझे बोलेंगे फैक्टर। फेमा इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, बट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उसको थोड़ा कम करने, उसको थोड़ा सा लिबराइज करने के लिए, उसको थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन की गई है। ओके, FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। सिर्फ फुल फॉर्म आपको जान लिए तो भी बहुत है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Fiduciary means imposing the obligations of a trust. A fiduciary relationship imposes a legal as well as moral relationship. अब जैसे आपका और मेरा रिलेशनशिप इज दैट इज़ अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। यू विल बाय माई लेक्चर्स, बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि आपने मेरे लेक्चर्स खरीद लिए तो वो लीगल रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गया, बट मेरा एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि हाँ ये लेक्चर्स के अलावा मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँ, मैं आपको मैराथॉन्स दे दूँ, आपको सारे प्रकार की गाइडेंस दे दूँ, तो वो मॉरल ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन ये था कि आपको लेक्चर्स परचेज करने था, आपने लेक्चर्स परचेज कर लिए। मॉरल ऑब्लिगेशन ये है कि मैं अपने एंड से सिर्फ इसको एक लीगल रिलेशनशिप की तरह ना देखूँ, मैं ये समझूँ कि ये मेरे ही बच्चे हैं, मुझे इनको पास कराना है, मुझे इनको अच्छे मार्क्स दिलाने हैं, तो मैं इनकी जिस तरीके से हो सके उस तरीके से हेल्प कर सकूँ, उसको बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी मीन्स जहाँ पे लीगल भी है और ट्रस्ट का भी है, मॉरल फैक्टर भी जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब इंक्लूड हो जाते हैं उसमें कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये चारों स्टेटमेंट्स मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। आपको बैंक में भी हर बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगते हैं। अगर आपको लोन लेना है तो सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं देखने के लिए कि आपका ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। उसके बाद आता है फाइंडिंग, द कोर्ट और जूरीज डिसीजन ऑन इशू ऑफ फैक्ट। बोलते हैं ना, बेस्ड ऑन द रीसेंट फाइंडिंग्स कोरोना वायरस इज एक्सपेक्टेड टू नेवर एंड बेस्ड ऑन रीसेंट फाइंडिंग्स। WHO सेज ऐसा, रीसेंट फाइंडिंग्स मतलब रीसेंट ऐसे कुछ फैक्ट्स पता चले, रीसेंट ऐसी कुछ चीज़ें पता चली है जिसके बेसिस पे कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है। ओके, FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड विच डिक्लेयर्स प्रपोजल। FDA मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर बाहर से किसी को हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और उसको जो रेगुलेट करता है उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ओके, FIPB। फर्म इज़ अ कलेक्टिव नेम गिवन टू पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ये बोलते हैं ये पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको हर बार पार्टनरशिप फर्म बोलने की जगह हम फर्म भी बोलते हैं, जहाँ पे सारे पार्टनर्स एक साथ काम करते हैं। सारे पार्टनर्स जब एक साथ काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्म। फर्म ऑफर, अ कमिटेड टू सेल एट अ सर्टेन प्राइस सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। कमिटेड मतलब ऐसा होगा कि मैंने एक फर्म ऑफर दे दिया कि भैया मैं आपको 1 किलो आलू 60 रुपये बेचूंगी, और ये ऑफ़र अगर आपने कल तक एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है। तो कल तक के लिए मैं चाहे आलू का प्राइस मार्केट में कितना हो जाए, मेरे को फर्म ऑफर देना ही है कि मैं 60 रुपये आपको आलू बेचूंगी। ओके, सो दैट इज़ अ फर्म ऑफर। आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते अगर वो उस पीरियड ऑफ टाइम में एक्सेप्ट हो गया तो। फिस्कल रिलेटिंग टू रेजिंग एंड यूज़ ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। नॉर्मली टैक्सेशन रिलेटेड होता है। फिस्कल लॉज मतलब टैक्स लॉज की गवर्नमेंट कैसे मनी रेज करे, कैसे अपना जो पब्लिक का पैसा है कैसे यूज़ करे, उसको बोलते हैं फिस्कल। फिक्स्ड एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि हम इसको बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक मशीनरी ले ली तो उसको आप बहुत जल्दी से कैश में रियलाइज़ नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड आपका जो करंट एसेट है, जैसे स्टॉक हो गया, तो उसको आप तुरंत बेच के फट से रियलाइज़ कर सकते हो कि हाँ ये मतलब तुरंत पैसा आ गया, तो उसको करंट एसेट बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा, शॉर्ट टर्म में
आप इसको डिस्पोज ऑफ करके कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको। फिक्स्ड एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, जैसे आपकी मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मतलब अगर बैंक से कोई आप लोन ले रहे हो तो अगर उसने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 4 साल का अगर आपका लोन है तो अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट पे दिया है तो मतलब चारों साल में एक ही टाइप का इंटरेस्ट लगेगा, उसको आपको हर बार इतना इतना इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट फिक्स्ड रहेगा, चाहे मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट रेट चल रहा हो, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे ही आपको लोन देना पड़ेगा। इसका ऑपोजिट आ जाता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि वो मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता है, स्टार्टिंग में भी वो कम हो सकता है, बाद में बढ़ सकता है, तो जैसा जैसा मार्केट में इंटरेस्ट रेट चलते रहेगा वो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट भी हम उसको बोल सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज टर्म डिनोटिंग कंट्री ऑफ अनदर करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, मतलब जैसे डॉलर है तो दैट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, जैसे यूरो है दैट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं कंट्री में, हर कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं जिसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर। जैसे हम बोलते हैं ना रुपी पर डॉलर, मतलब एक डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज़, तो मतलब दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट कि भैया हमारा रुपी दूसरी करेंसी के मुताबिक कितना है, तो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, दैट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्टी अग्रीज टू डिलीवर स्पेसिफाइड टाइम, ये एक डेरिवेटिव टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हेज करने के लिए भी यूज़ होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि आज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगले महीने की 10 तारीख को मैं आपसे, सपोज हम बहुत लेमैन लैंग्वेज में इसको समझते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, हम इसको एक्चुअल टर्म्स में नहीं समझते, ओके। तो मैंने आपके साथ प्रॉमिस कर लिया कि अगले महीने की 10 तारीख को आप मुझे 1 किलो आलू दोगे 20 रुपये पे, ओके, आप मुझे 1 किलो आलू दोगे 20 रुपये पे। तो आपने अग्री कर लिया उस चीज़ को लेके। अब अगले महीने की 10 तारीख को आपको देना ही पड़ेगा मुझे 1 किलो आलू 20 रुपये पे, भले चाहे मार्केट में 50 रुपये हो, चाहे मार्केट में 10 रुपये हो, चाहे मार्केट में आलू फ्री में बट रहे हो, क्योंकि आपने मेरे साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं एट अ फॉरवर्ड डेट, एट अ स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर आपको सामान बेचूंगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आज की डेट पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगले महीने की 10 तारीख को आपको मुझे 10 रुपये पे, 20 रुपये पे, जो भी हमने प्राइस डिसाइड किया उस पर आपको मुझे आलू देने हैं, ओके, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड डिलीवरी, जब मैं एक्चुअली वो चीज़ दे देती हूँ आपको अगले महीने की 10 तारीख को, दैट इज फॉरवर्ड डिलीवरी। फॉरवर्ड ट्रेडिंग, इट मीन्स डेफरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड एट प्रेजेंट टाइम सम फ्यूचर एट करंट प्राइस। जब ये चीज़ हम स्टॉक्स को रिलेटेड करते हैं तब इसको फॉरवर्ड ट्रेडिंग बोलता है। अभी मैंने आपको आलू बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाया, जब इसको हम टेक्निकल स्टॉक की लैंग्वेज में करते हैं तब हम उसको फॉरवर्ड ट्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेट। फ्रेट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अगर आपको कोई बोलते ना इसका फ्रेट कितना होगा, फ्रेट मतलब कि अगर ट्रक आपके गुड्स लेके जा रहा है आपके कस्टमर के पास तो वो जो चार्ज लगता है उसको फ्रेट बोलते हैं। फ्यूचर्स परचेज ऑफ कमोडिटीज, दिस इज जैसे मैंने आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझाया, ये उससे सिमिलर ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में होता है और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है ये स्टॉक एक्सचेंज पे रेगुलेट होते हैं, तो ये ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर मोर कस्टमाइज्ड, फ्यूचर्स आर मोर स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे रेगुलेट होते हैं, ओके। सी वी आर प्रीटी मच काम हो गया, हमने ई सीरीज़ भी कर ली, एफ सीरीज़ भी कर ली। सो आज का लेक्चर काफ़ी छोटा है बट ओके, यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ अ ब्रेक, बिकॉज स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स 1 घंटे से थोड़ा ऊपर गए थे, तो मोटा मोटा मिला के हर लेक्चर 1 घंटे के आसपास का ही होता है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। आप अभी से करते जाएंगे तो आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पूरा कोर्स के ऊपर कब ग्रिप आ गया है। हम क्लास में तो जितना हो सकता है उतना रिवाइज कर ही रहे हैं। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ पे भी ध्यान दीजिए, लिसनिंग स्किल्स। अब आज का आपका टारगेट है कि जो हमने आज पढ़ा वो तो आपको पढ़ना ही, जो कि ज़्यादा कुछ था नहीं, उसके अलावा आपको पूरे चैप्टर को भी एक बार ब्राउज थ्रू कर लेना है, जितना हो सके उसको लर्न कर लेना है। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ में भी आई होप यू आर मार्किंग साइमल्टेनियसली वट एवर आई टोल्ड यू कि आपको अगर आता है तो आप उसको मेरे बताने के पहले ही आता है तो क्रॉस आउट कर लीजिए, मेरे बताने के बाद आपको ईजिली समझ आता है तो टिक कर लीजिए, मेरे बताने के बाद भी अगर आपको वो हिच होती है तो आप उसको सर्कल कर लीजिए, या अपने टर्म से आप कुछ भी सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, उसको आप सॉर्ट करके अपने नोट्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लीजिए, ओके। सो आई होप today's lecture was very helpful. We have crossed a milestone. We've completed 2 chapters. We've completed F तक के terminologies
एंड आगे भी हम इसी तरह प्रोडक्टिवली करेंगे. आपको भी अच्छे से सुनना है, अच्छे से ग्रास्प करना है. So yeah, with this I'll end this lecture. I'll see you guys very soon with another lecture. Till then, study hard, enjoy your life, be happy, stay safe. Bye bye.